हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर आईबीपीएस एसओ एग्जाम, जो कि हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी आज है हमारी क्लास 6। इसके पहले मेरी क्लास 5, आज की क्लास 6 है। इससे पहले मेरी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर वो आपने अभी नहीं देखी हैं तो पहले वो देखें। उन सबका जो प्लेलिस्ट है, मैंने उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। अगर आपने पहले नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखें। फिर आज की जो हमारी क्लास 6 है इसको कंटिन्यू करें, जो कि मैं दोबारा फिल इन द ब्लैंक्स पर एक क्लास लेके आया हूं। इसके पहले जो क्लास 5 आई थी वो भी फिलअप्स पे थी। आज की क्लास भी फिलअप्स पर है, तो 2 क्लास हमारी हो जाएंगी। इतने में हमारा एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस आने हैं वो हमारा अंदाजा लग जाएगा, और हमें कैसे प्रिपेयर करना है थोड़ा हमारा प्रैक्टिस भी इस एक पर्टिकुलर क्लास से हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेके एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फिर हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम रोज हर बार अपनी क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं एक मोटिवेशनल कोट बताता हूं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारा, द ओनली कंपटीटर इज द पर्सन आई वॉज यस्टरडे। यानी मेरा सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है, और वो है जो मैं कल था। यानी जो मैं कल था मुझे उससे बेहतर बनना है, इसके अलावा मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। मेरा खुद का कंपटीटर मैं खुद हूं, मेरा कल है जो निकल गया, मुझे उससे बेहतर बनना है। दैट्स इट। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने यस्टरडे से बेहतर हैं तो आप हर एक दिन ग्रो करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबसे आगे निकल जाओगे। तो ये हमारा आज का इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट था। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं लेके आया हूं आपके लिए खुशखबरी। जी हां दोस्तों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूं। आईबीपीएस एसओ के लिए जो आपका प्रीलिम्स का एक हमारा वीडियो कोर्स है, जिसमें हमने कई सारे वीडियोस को इकट्ठा किया है, और आपके लिए हमने ऑलमोस्ट सिलेबस उस वीडियो कोर्स में हमने कवर किया है। ये आपका क्रैश बैच है। इसका जो प्राइस है वो जनरली 999 है, पर एक उस पर ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर की वजह से ये प्राइस सिर्फ 199 हो गया है। और तो और आपके लिए एक खुशखबरी और है। चूंकि आईबीपीएस एसओ में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं, जिसमें ये बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज में। सिर्फ 99 रुपीज में हम आपको ये बैच दे रहे हैं, जिसकी वैलिडिटी है 99 डेज। यानी हर दिन सिर्फ आपको 1 रुपीज में पड़ेगा, और इसमें सारा ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस कवर है। वीडियोस का कलेक्शन है ये, जिसमें आपको 150 प्लस लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। इस हमारा जो कोर्स है, इसका जो लिंक है परचेस करने का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। आपको इसमें मैं एक कोड भी दूंगा, अगर उसे आप फिल करते हैं तो आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट, जो मैंने आपको भी बताया है। तो इस कोर्स को आप जरूर विजिट करें। ये सारा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, तो एक बार जाकर के आप जरूर देखें। तो चलिए हमारी आज की क्लास को करते हैं शुरू, जो कि है हमारी फिलअप्स के ऊपर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फिट बोथ ब्लैंक्स करेक्टली। दो फिलअप्स आपको गिवन होंगे, आपको उसमें फिट करने होंगे। 4-5 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, उसमें आपको फिट करना है। तो चलिए जानते हैं हमारे पहले सवाल को। तो भाई देखिए, 5 ऑप्शंस हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन है, द विक्टोरियस ग्रीक्स प्रेस्ड डैश फॉरवर्ड टू प्रिवेंट द फोए, फोए मतलब होता है एनिमी, फ्रॉम एम्बार्किंग एंड इफ पॉसिबल टू डैश सम ऑफ द शिप्स। ये कोई आपके जो कॉमास हैं ये नहीं होंगे। तो हमारा सवाल है, द विक्टोरियस ग्रीक प्रेस्ड डैश फॉरवर्ड टू प्रिवेंट द फोए फ्रॉम एम्बार्किंग एंड इफ पॉसिबल टू डैश सम ऑफ द शिप्स। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा मैं आपको टाइम भी देता हूं, 10 सेकेंड। करने की जरूर कोशिश करिएगा। फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आंसर चेक करने के बाद मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। तो चलिए फटाफट से मुझे इसका उत्तर बताइए, तो पता चले आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है एट दिस मोमेंट फॉर आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स एग्जाम। जल्दी से हम करने की कोशिश करेंगे। क्या उत्तर होगा फटाफट से बताएं। द विक्टोरियस ग्रीक्स प्रेस्ड में क्या आ सकता है, आप इसमें पुट करके जरूर देखें। फर्स्ट फिलअप में आप जो फर्स्ट ऑप्शन का जो फर्स्ट वर्ड है, सेकंड है, थर्ड है, ये सब फिट करके देखें।
क्या उत्तर हो सकता है जल्दी से? अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, बट जितना मुझे टाइम देना चाहिए मैं उतना आपको दूंगा, जो कि सही है बिल्कुल। तो चलिए पहले उत्तर जान लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को कर पाए होंगे। जितने लोगों ने उत्तर दिया है, पहले हम इसका उत्तर जान लेते हैं। क्या उत्तर है भाई? उत्तर है इसका ऑप्शन बी। जितने लोगों ने बी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही है। अब क्यों है मैं आपको ये भी बताता हूं। देखिए यहां पर बोल रहे हैं द विक्टोरियस ग्रीक्स प्रेस्ड 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 मतलब आगे बढ़ते जाना है, या दबा करके कुचल कर आगे बढ़ने की बात यहां पर करी जा रही है, जिससे कि वो अपने एनिमी को रोक सकें फ्रॉम एम्बार्किंग, अपने एनिमी को रोक सकें। तो अब इसमें या तो अगर आप क्विक फिट करते हो, देखिए क्विक हो सकता है आपके हिसाब से, अगर हम फर्स्ट नजर में मारे, फास्ट हो सकता है, रैपिड हो सकता है, स्लोली तो नहीं होगा, कैजुअली नहीं होगा चूंकि सेंस नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूं तो क्विक गलत हो जाएगा, फास्ट गलत हो जाएगा। इसमें मुझे प्रेस्ड के लिए रैपिडली बिल्कुल सही लगा, और यही आपका सही है। क्या बनेगा? द विक्टोरियस ग्रीक्स प्रेस्ड रैपिडली फॉरवर्ड टू प्रिवेंट द फोए फ्रॉम एम्बार्किंग एंड इफ पॉसिबल टू कैप्चर, मतलब उस पर कब्जा जमाना। तो कैप्चर सम ऑफ द शिप्स बिल्कुल सही सेंस दे रहा है ऑप्शन बी। अगर आप पुट भी करके देख लेते तो आपको आंसर मिल जाता ऑप्शन बी। चूंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही है, और कैजुअली और स्लोली तो वैसे भी फिट नहीं होगा, ये मैं आपको बात बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पेपर में पूछा गया है, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। द मैड रूलर्स not satisfied with deluding their deluging their own country dash blood were at war with dash of the neighboring nations। ये आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई। आपको बताना है मुझे इसमें क्या फिट होगा, जल्दी से बताइए। द मैड रूलर्स नॉट सेटिस्फाइड विथ deluging their own country's dash blood were at war with dash of the neighboring nations। फटाक से बताने की कोशिश करेंगे क्या आएगा ऑप्शन ए बी सी डी ई, फिर मैं आपको आंसर चेक कराऊंगा और फिर हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, फटाफट से पुट करने की कोशिश करनी है, मैं फिट करने की कोशिश करना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। समझदार लोग टाइम पर करने की कोशिश जरूर करेंगे। रीजन बिहाइंड, देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो अब हमें एग्जाम के तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। गेटिंग ना? तो चलिए जानते हैं हमारे उत्तर को क्वेश्चन नंबर 2 के। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर है भाई, देखिए इसका ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है बिल्कुल सही है। समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को क्या है भाई। देखिए बोल रहे हैं द मैड रूलर नॉट सेटिस्फाइड विथ डिलजिंग देयर ओन कंट्री। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी डिलजिंग आएगा, डिल्यूजिंग आएगा, आप इसमें विथ का प्रपोजिशन लगाते हैं इसके बाद, और ये द डिलजिंग कंट्री विथ ब्लड होता है, हमेशा प्रपोजिशन इसके साथ विथ ही आता है। ये बात आप याद रखिएगा। ब्लड से भर देना अपने देश को, दैट मीन्स उसके बाद आप हमेशा विथ लगाते हो। डिलजिंग मीन्स विथ, हमेशा प्रपोजिशन उसके संग आएगा ही आएगा। वर एट वॉर विथ, अब यहां पर देखिए आप फ्यू तो नहीं लगाओगे, हैंडफुल नहीं आएगा, मोस्ट आ सकता, मोस्ट ऑफ द नेबरिंग नेशंस, नंबर भी नहीं लगाओगे, तो मोस्ट आना था। इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन होता, लेकिन सी हमारा बिल्कुल सही है, तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, मोस्ट ऑफ द नेबरिंग नेशंस। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आया होगा, कुछ बहुत ज्यादा था नहीं, इजी था। अगर आप अब इन सवालों को सही करते हैं तो आप एक सही राह पर जा रहे हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, यहां तो आ रखे हैं या ऐसे सवाल पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ अ बॉडी so dash that even light could not dash was first put forward by John Michel in a letter written in 1783 to Henry Cavendish। ये हमारा सवाल है, आपके सामने है 5 ऑप्शन, जल्दी से करने की कोशिश करें इन पांचों में से क्या उत्तर होगा।
जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे तो हमें एग्जाम में बहुत फायदा होगा। 10 सेकंड है आपके पास। देखिए टाइम प्रेशर मैं इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में टाइम का प्रेशर रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जैसा मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि टाइम एग्जाम में बहुत वैल्यू करता है, इसीलिए मैं हमेशा टाइम की बात करता हूं। जल्दी करने की कोशिश करनी है और सही करने की कोशिश करनी है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। नहीं तो हमारा पेपर छूट जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। जल्दी करना है। द आइडिया ऑफ अ बॉडी सो डैश दैट इवन लाइट could not dash was first put forward by John Michel in a letter written in 1783 to Henry Cavendish। ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से दोस्त करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं उत्तर क्या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई देखिए, जिन लोगों ने क्वेश्चन 3 का आंसर ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल सही है। क्यों, कैसे, ये समझते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि पहले ब्लैंक की बात करें, अगर हम द आइडिया ऑफ अ बॉडी सो, देखिए सो की बात हो रही है, एक एक्सटेंट की बात हो रही है, तो देखो ड्वार्फ्ड नहीं होगा, टायर्ड नहीं होगा। द रीजन, सॉरी, ड्वार्फ्ड हो सकता है, टायर्ड नहीं होगा, क्योंकि टायर्ड तो कोई सेंस नहीं देगा। इसके बाद मैं आपकी बात करूं, एक्सटीरियर भी नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल मुझे वाहियात लगे। एनॉर्मस देखिए हो सकता है, चूंकि सर्टेन एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, मैसिव भी हो सकता है, सो के बाद ड्वार्फ्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में देखिए मैंने बताया था वर्ड फर्स्ट इन अ फर्स्ट ब्लैंक, एनॉर्मस भी हो सकता है, मैसिव भी हो सकता है, ड्वार्फ्ड भी हो सकता है। फिर दैट इवन लाइट कुड नॉट, अब देखो मैं बात करूं इसकी, लाइट कुड नॉट ब्राइट, कैसी बात कर रहे हो, लाइट तो ब्राइट होती है, अब ब्राइट कैसे फिट कर सकते हो इसमें, गलत हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन गया। इसके बाद फ्लैश, अच्छा ये तो हमने पहले हटा दिए थे। इसके बाद आता लाइट कुड नॉट एस्केप, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। और डिपार्टेड, इन दोनों में से क्या होगा, देखिए डिपार्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। देखिए सेंटेंस है हमारा पास्ट में, मैंने कुड लगा दिया, तो भाई अब आपको V1 लगाना है या सिंपल प्रेजेंट लगाना है। आप V2 नहीं लगा सकते, यहां पर डिपार्टेड लिखा हुआ है, यहां पर डिपार्टेड लिखा हुआ है। आप अगर डिपार्ट लगाते तो वो हम सोचते, लेकिन हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि डिपार्टेड लगाए तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चूंकि मैसिव और एस्केप दोनों ग्रामेटिकली ठीक हैं और सेंस भी दे रहे हैं, जैसे दैट इवन लाइट कुड नॉट एस्केप was first put forward by John Michel in a letter written in 1783 to Henry Cavendish। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही सेंस दे रहा है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरा दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। हाँ जी बताइए जल्दी से। द ग्रीक स्पीकिंग डैश हाफ ऑफ द रोमन एम्पायर showed much more political dash than western half। अब आपको बताना है इन पांचों में से क्या उत्तर हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस आपके पास है, थोड़ी बहुत रीडिंग स्किल्स है, हल्का फुल्का ग्रामर आपका ठीक है, आपका काम बन जाएगा दोस्त। सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स निकल गया तभी आप मेंस के लिए तैयार हैं, अदरवाइज फिर तो दिक्कत है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा। द ग्रीक स्पीकिंग डैश half of the Roman Empire showed much more political dash than the western one, oh western half। जल्दी बता क्या होगा। चलिए जाने फिर उत्तर, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं इस सवाल को। क्या है भाई उत्तर, जानते हैं। भाई उत्तर है इसका ऑप्शन डी। जितने लोगों ने ऑप्शन डी किया है वो बिल्कुल सही है। क्यों होगा समझ लीजिए, जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा था आई न्यू कि यहां पर देखो इन्होंने बात करी थी देन द वेस्टर्न हाफ, मतलब कंपैरिजन हो रहा था वेस्टर्न हाफ। यानी अगर मैं ऑप्शन वन की बात करूं तो इसमें ईस्टर्न आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए कि आधा आपका वेस्टर्न होगा और आधा आपका ईस्टर्न होगा, तो ये एक दूसरे से कंपेयर होते हैं। क्योंकि ईस्टर्न की बात कर ली तो वेस्टर्न, वेस्टर्न की बात कर ली तो ईस्टर्न, बाद वाले में उन्होंने देखिए वेस्टर्न की बात करी, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर ईस्टर्न होना चाहिए।
तो ईस्टर्न ईस्टर्न वाले मैंने दोनों ले लिए, नदर्न से नहीं होना चाहिए कंपैरिजन, वेस्टर्न हमने बात कर ली तो उसको नहीं लेंगे, मानते हैं इस बात को। इसके बाद इन दोनों में से क्या आएगा? फिर आता है द ग्रीक स्पीकिंग ईस्टर्न हाफ ऑफ द रोमन एम्पायर शोड मच मोर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। क्या बात कर रहे हो, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, ये क्या सेंस हुआ? दोनों तो फिर रिडंडेंट नहीं हो गया, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो गया? और पॉलिटिकल टेनासिटी, टेनासिटी मतलब होता है दृढ़नेस, या पॉलिटिकल ग्रिप मतलब उनकी पकड़ किसी चीज पर। देन द वेस्टर्न हाफ, बिल्कुल सही है, टेनासिटी आपका सही रहेगा, बिल्कुल सेंस भी दे रहा है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप उत्तर बहुत आराम से लगा सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है इस सवाल को समझाने की। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन इसका देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा इस बार दिया हुआ है आपको, लिख करके सारा सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आज की क्लास के भाई। एज द ट्रेनर विथ raised lash hesitated an instant at the entrance to the box where the boy and the ape dash him, a tall broad shouldered man dash past him and entered। क्या होगा? जल्दी 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 फटाफट से करने की कोशिश करेंगे, क्या उत्तर हो सकता है? जल्दी करेंगे जल्दी। जल्दी करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। चलिए फिर जाने इसका उत्तर, क्या आंसर होगा? चलिए समझते हैं, पहले आंसर जान लेते हैं। हाँ तो भाई जितने लोगों ने भाई ऑप्शन ई को किया है वो बिल्कुल सही है। क्यों होगा समझ लीजिए। एज द ट्रेनर विथ रेज्ड लैश हेजिटेटेड, हेजिटेशन उसको हो रहा था एन इंस्टेंट एट द एंट्रेंस टू द बॉक्स, एंट्रेंस के टाइम पर, जहां पर वेयर द बॉय सॉरी वेयर द बॉय एंड द एप डैश हिम, जहां पर एक लड़का और एक एप बैठे हुए थे, कॉन्फ्रंटेड या स्टॉप्ड या सॉ या बीट क्या हो सकता है? हिम, अ टॉल ब्रॉड शोल्डर्ड मैन डैश पास्ट हिम एंड एंटर्ड। क्या हो सकता है, हम इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब मैं पहले ऑप्शन पर गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया बहुत ज्यादा, क्योंकि लगभग कॉन्फ्रंटेड बीट, मैं कंफ्यूज हो रहा था। बट व्हेन आई केम टू ऑप्शन नंबर सेकंड, ओ सॉरी ब्लैंक नंबर सेकंड, मुझे सिर्फ एक ही ठीक लगा, वो था पुश्ड। पुश्ड पास्ट हिम, ये आपकी फ्रेज बनेगी, पुश्ड बिल्कुल सही बनेगा, और उसको धक्का देकर एंटर हुआ, ये बिल्कुल आपका सही बनेगा। देख करके मुझे सेकंड ऑप्शन में पता चल गया था कि कॉन्फ्रंटेड आएगा, एप कॉन्फ्रंटेड उसे रोका, ठीक है, लेकिन उसके बाद द टॉल ब्रॉड शोल्डर्ड पुश्ड पास्ट हिम एंड एंटर्ड। स्नीक्ड पास्ट कुछ नहीं होता, बीट पास्ट कुछ नहीं होता, आपका पुश्ड पास्ट सही रहेगा ग्रामेटिकली। यही मैंने आपको सारी चीजें इसमें समझाई हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ बोला है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। ये आपका ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी आज की क्लास का क्या होगा? डैश द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय एलेस्टर कुक, इंग्लैंड कुड नॉट डैश इंडिया। इजी सवाल है, करने की जरूर कोशिश करें जल्दी से। डैश द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय एलेस्टियर कुक, इंग्लैंड कुड नॉट डैश इंडिया। जल्दी से फटाक से बताने की कोशिश करें आप, क्या उत्तर होगा? जल्दी जल्दी करेंगे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, और अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उत्तर को क्या होगा भाई। भाई जिन लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया वो बिल्कुल सही है,
अब ऐसा क्यों है मैं आपको ये बताता हूं। देखिए मैंने जब इसको पढ़ा तो यहां पर एक मुझे रीजन देना था, क्यों, क्यों का मुझे यहां रीजन, चूंकि का मुझे इस रीजन देना था, या फिर भी के बावजूद का मुझे यहां पर सेंस देना था, के बावजूद का मुझे सेंस देना था। तो मैं गया, देखिए ऑप्शन नंबर वन, मुझे देखा इंस्पाइट। अब इंस्पाइट सही तो है, के बावजूद का साउंड देता, लेकिन ये ऑफ लेता है, ऑफ था नहीं, तो ये ऑप्शन गया। ऑल दो ग्रामेटिकली आपका गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, ऑल दो आपका आएगा नहीं। मैंने ये सारी चीजें यहां मेंशन की हुई हैं, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन मतलब राइटिंग में चाहते हैं तो ये आपको सारी चीजें, ऑल्सो जो है आपका ग्रामेटिकली गलत होगा। इसके बाद बिकॉज एक रीजन देगा, क्योंकि, क्योंकि वाला हमें सेंस नहीं देना है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गया। डिस्पाइट मैं लगा सकता हूं, क्यों, डिस्पाइट के बावजूद का साउंड देता है और ऑफ नहीं लेता है, तो ये सही होगा। फिर मैं बोलता डिस्पाइट द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय एलेस्टर कुक, इंग्लैंड कुड नॉट डिफीट इंडिया, बिल्कुल सही सेंस मिला मुझे, इंडिया को तब भी नहीं हरा पाया एलेस्टर कुक के अच्छे परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करने के बावजूद, तब भी वो इंडिया को नहीं हरा पाया। तो ये मेरा सेंस मुझे मिल गया, मैंने ऑप्शन डी चिपका दिया, मैं आगे बढ़ गया। तो जिन भी लोगों का ऑप्शन डी था आंसर, वो बिल्कुल सही थे। उम्मीद करता हूं जिनको नहीं आया वो समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फिलअप, द Magyars realized from the beginning the importance of an understanding between themselves and Prussia, and they dash their foreign policy dash। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत आराम से किया जा सकता है। आपकी यहां पर यूज होगी ग्रामर की नॉलेज, ग्रामर आपकी नॉलेज यहां पर यूज होगी। जल्दी से करें फटाफट से, और हल्की फुल्की, मैं जैसा बोलता हूं रीडिंग तो आपकी देखिए लाजवाब होनी चाहिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फटाफट से बताएं क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। क्या होगा, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 7 आज की क्लास का। चलिए जानते हैं फिर इसका आंसर क्या होगा दोस्त। आंसर जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा, जिससे कि आप पेपर में सवाल को बहुत आराम से कर लें। देखिए यहां पर इन्होंने बोला द मैगियार्स रियलाइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग उन्हें पता था द इंपॉर्टेंस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देमसेल्व्स एंड प्रूशिया। उन्हें शुरू से पता था क्या इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग की उनके प्रूशिया के साथ में, या उनके और प्रूशिया के बीच की अंडरस्टैंडिंग उन्हें पता थी, और उन्होंने जो भी किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस हिसाब से किया होगा, ये साउंड देना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने किया, ये साउंड देना चाहिए, ये आपके अंदर से आंसर आना चाहिए कि उनको ये सारी चीजें पहले से पता थी, इसीलिए उन्होंने उस हिसाब से काम किया। तो हिसाब वाला आंसर सेकंड ऑप्शन में, सेकंड फिलअप पे कौन दे रहा है, अप्रोप्रिएटली हो सकता है, अनसुटेबली बिल्कुल नहीं, एफाइल बिल्कुल नहीं, अकॉर्डिंगली बिल्कुल हो सकता है, एरनियसली बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ देखिए अगर आप अप्रोप्रिएटली जाओगे हो सकता है, अनसूटेबली बिल्कुल नहीं होगा, अनसूटेबली उस हिसाब से रहे तो अन्य हिसाब, इसमें तो हिसाब की बात ही नहीं कर रहा। अफाउल बिल्कुल नहीं, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, तो ये भी हो सकता है, एरनियसली बिल्कुल नहीं। तो मैंने तीन ऑप्शंस को यहां एलिमिनेट कर लिया। अब यहां तो उत्तर ये हो सकता है, यहां उत्तर ये हो सकता है, भाई पुट करके देख लो, आपको आंसर ना मिले तो नाम बदल दीजिएगा। क्या बोल रहा है, द मेगायार्स रियलाइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देमसेल्व्स एंड प्रुशिया, एंड दे वंडर्ड। क्या वंडर्ड आएगा, वंडर्ड बिल्कुल नहीं आएगा दोस्त, यहां आएगा डायरेक्टेड। डायरेक्टेड उस हिसाब से उसने उसे डायरेक्शन दिया, दे डायरेक्टेड देयर फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंगली। तो आप देखोगे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। और देखिए दोस्त यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ब्लैंक में हमें इंस्ट्रक्शंस की बात करनी थी, उस हिसाब से वो चीज चलाई, और सेकंड में जो चीज उन्होंने करी है अकॉर्डिंगली, वो आपका ऑप्शन डी जो है, ये सारी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वांडर मतलब होता है भटकना, जो पहले ऑप्शन में आपका वांडर है ये होता है भटकना, बिल्कुल सेंसिबल नहीं होगा, गलत होगा, ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, क्यों इसका ऑप्शन डी है आंसर, ये भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
द एडोलेसेंट ब्रेन इज डैश फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, ठीक है, एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, एंड सिंपली हैज सर्क्यूटरी विथ greater sensitivity in dash for emotion and memory than the brains of younger child or adults। तो आपको ये मुझे बताना है इसमें मैं कौन से पांचों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर होगा, कौन से दोनों ब्लैंक्स होंगे, जल्दी मुझे बताएं फटाफट से, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा और फिर हम जानेंगे क्या हमारा आंसर हो सकता है। जल्दी से, जल्दी दोस्त करने की कोशिश करेंगे, कोशिश जरूर करना है, आना ना आना वो सब बात की बात है, वो प्राइमरी थिंग नहीं है, प्राइमरी थिंग है हमारी प्रैक्टिस और मिस्टेक और उस मिस्टेक से सीखना, ठीक है, जल्दी करेंगे फटाफट से। चलिए करें डिस्कस, 10 सेकंड मैंने आपको दिए थे जैसा मैं हर बार देता हूं, चलिए डिस्कस करते हैं क्या हमारा इसका आंसर हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैंने देखा जब, तो मुझे यहां पर अगर मैं देखूं द एडोलेसेंट ब्रेन इज सो डैश फॉर एक्सप्लेनेशन एंड हैज सिंपल सर्क्यूटरी विथ ग्रेटर सेंसिटिविटी इन डैश फॉर इमोशंस एंड मेमोरी देन द ब्रेन्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन और एडल्ट्स, ये हमको दिया था। जब मैंने देखा मैंने कहा चलो भाई इसमें इंक्लाइन डालता हूं, तो इंक्लाइन अपने साथ टू लेके आता है, झुकाव ये हमेशा टू लेके आता है, तो ये तो नहीं होने वाला। टेम्परेट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेट यहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए बात कर रहे हैं, देखिए एक्सप्लोर करना, चाहा एक्सप्लोर करने की, तो उसमें टेम्परेट कैसे होगा। इनक्लाइन टू झुकाव होता तो बात होती, टू नहीं है तो गलत हो गया। अधेरेंट होता है फॉलो करना, फॉलो, अधेरेंट नहीं, ये भी फिट नहीं बैठता। थ्रस्टी हो सकता है, कीन भी हो सकता है, लेकिन कीन भी प्रपोजिशन लेता है जो यहां नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही बैठना चाहिए, पर मैं एक बार चेक जरूर करूंगा कि ये सही है कि गलत है। द एडोलेसेंट ब्रेन फॉर इज थ्रस्टी फॉर बिल्कुल सही है, यहां पर तो सही दे रहा है, फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सिंपली हैज सर्क्यूटरी विथ ग्रेटर सेंसिटिविटी इन सेंटर्स फॉर इमोशन एंड मेमोरी देन द ब्रेन्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन और एडल्ट्स। हाँ तो देखिए दोस्त, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूंकि सेंटर्स ही यहां पर फिट बैठेगा, इन सेंटर्स फॉर इमोशन, चूंकि सेंटर्स यहां पर एक सेंस दे रहा है, परफेक्ट सेंस दे रहा है, इसीलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। थ्रस्टी और सेंटर्स आपके दोनों ब्लैंक्स में आ जाएंगे, फॉर इमोशंस, सेंटर्स फॉर इमोशन एंड मेमोरी देन द ब्रेन्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन और एडल्ट्स। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, मैंने कोशिश करी है सारी समझाने की, और इस वीडियो में तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लिख करके दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का पेनल्टीमेट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है भाई, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द वन डैश फॉर प्रैक्टिकली ऑल द फिनोमेना one encounters in daily life above the nuclear scale with gravity as the only dash। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा उत्तर होगा, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी जगह होता, मैं इस सवाल को बहुत जल्दी कर लेता। रीजन बिहाइंड, मेरा ग्रामर का जो पोर्शन है वो थोड़ा बेहतर है, एक चीज, रीडिंग में रोज करता हूं, दूसरी चीज, ठीक है, जल्दी से, जल्दी से फटाफट से। The electromagnetic force is the one dash for practically all the phenomena one encounters in daily life above the nuclear scale with gravity as the only dash। जल्दी से बताएं, वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम कम लग रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जब मैंने इसको रीड किया ना, मेरे दिमाग में एक चीज आ गई थी कि यहां पर फॉर लगा है, और फॉर ना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैं इनमें से ज्यादातर एक के आगे यूज होता हूं, वो है रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगा ये होना चाहिए और मैंने इसको डाला, डाला तो मुझे बिल्कुल सही लगा,
जब मैं बोल रहा हूं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रैक्टिकली ऑल द फिनोमेना वन एनकाउंटर्स इन डेली लाइफ, मुझे यहां तक ये बिल्कुल सही लगा कि रिस्पॉन्सिबल आ सकता है। अबव द न्यूक्लियर स्केल विथ ग्रेविटी एज द ओनली, अब मुझे यहां पर एक्सेप्शन डालना था। अच्छा, यहां पर इसके अगेंस्ट में जाने वाली चीज बोली जाने वाली थी, क्योंकि विथ ग्रेविटी एज द ओनली, सिर्फ ये अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं, तो यहां पर एक्सेप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा था। मैंने बाकी ऑप्शंस को देखा भी नहीं है और मैं ई चिपका देता और ये मुझे आंसर लगा। और दोस्त यही आपका उत्तर है, देख लीजिए क्यों। द रीजन बिहाइंड, मुझे यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक रीजन देना था कि हाँ भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और यहां पर मुझे एक एक्सेप्शन या जो वो चीज को फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए मुझे उसे एक्सेप्शन बताना पड़ा, जहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इनकंसिस्टेंसी। तो देखिए यहां पर बिहाइंड था, फिर इरेगुलरिटी आ गया, वो मुझे सही नहीं लगा। इंक्लूजन होता है, उसमें इन्वॉल्व होना, वो बिल्कुल सही नहीं था। एनोमली होता है, इरेगुलरी, बिल्कुल सही नहीं। पॉसिबिलिटी ठीक है, लेकिन एजेंट यहां गलत हो जाता। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो मुझे देखते ही लगा था वो था ई, चूंकि मेरी रीडिंग स्किल्स बेहतर है दोस्त। और फिर मैंने इसको पुट किया, रिस्पॉन्सिबल मैंने इसमें डाला, रिस्पॉन्सिबल फॉर के लिए यूज होता है, और फिर बाद में एक्सेप्शन भी मेरा फिट हो गया, मैंने आंसर लगाया और मैं बढ़ गया आगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। एग्जाम में दोस्त ऐसे ही करना होता है, आप एग्जाम में पूरा नहीं कर सकते अच्छे से चीजों को, एक 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 करके मार्क किया आगे बढ़ो, सही, हाँ सही है, ये पता होना चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए जो मैं कर रहा हूं वो सही है। लेकिन बहुत जल्दी, फास्ट, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट सवाल है दोस्त, जरूर करने की कोशिश करें। सुमित वॉज अ डैश फैन ऑफ बायोग्राफीज एंड हैड रीड ओवर 100 बायोग्राफीज ऑफ डैश पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। अब भाई अगर आप थोड़ी सी भी रीडिंग करते हैं ना, तो आप बहुत आराम से कर जाएंगे इसको, क्योंकि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में आपकी रीडिंग स्किल काम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और यहां तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो आपको ये आना चाहिए। इजी सवाल है, देख के फटाफट से क्या उत्तर हो सकता है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे दोस्त। Sumit was a dash fan of biographies and had read over 100 biographies of dash politicians and businessmen। जल्दी से, जब मैं सेकंड फिलअप पढ़ रहा था, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इसका आंसर जानते हैं। पहले आंसर जान लेते हैं, जिन लोगों ने किया है वो आंसर देख लें। भाई आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्यों होगा ये मैं आपको सारा बताता हूं। जिन्होंने बी मार्क किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आंसर पता है, अब हम समझते हैं क्यों है। देखिए सुमित वॉज, मैं जब यहां आया तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं आया ओवर 100 बायोग्राफीज ऑफ मैं जब सेकंड देख रहा था तो मैनी हो सकता था, ठीक है, ऑफ प्रोमिनेंट हो सकता था, प्रोमिनेंट मतलब होता है जिसे सब जानते हैं, ठीक है। रिच यहां पर कोई सेंस नहीं दे रहा था, पॉलिटिशियंस के लिए रिच आप यूज नहीं कर सकते, बिजनेसमैन के लिए तो मैं यूज कर सकता था, तो एक सही सेंस नहीं देगा। करप्ट नहीं, यहां पर करप्शन की बात नहीं कर रहे आप, करप्ट लोगों की कहां से बायोग्राफी पढ़ोगे, गलत, फेमस हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब मैं जहां यहां गया दोस्त, तो हर चीज का जो फैन होता है ना, आपका जो कोई भी फैन होगा, बॉलीवुड वालों का फैन होता है, कोई भी फैन होता है किसी भी चीज का, वो बिग फैन ही होता है। आंख बंद करके ऑप्शन बी लगा के निकल जाना था, ऑप्शन बी लगा के निकल जाना था, क्योंकि बिग फैन ही होता है। ह्यूज फैन बोलते, लेकिन रिच यहां गलत हो जाता, लेकिन मैक्सिमम केस में हम बिग फैन बोलते हैं। ह्यूज फैन आपको बोलना है, मर्जी है, लेकिन रिच नहीं होता, यहां ये गलत हो गया। नोन फैन क्या होता है, नोन फैन ऑफ बायोग्राफी नहीं, गलत होता। तो आपका आंसर बी, ऑप्शन बी हो जाता आपका आंसर। चूंकि बी और सी थोड़ा फिट हो रहे थे, लेकिन दोस्त रिच और प्रोमिनेंट के बीच में हमारा प्रोमिनेंट ज्यादा बेहतर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने कोशिश करी आपको सारे क्वेश्चंस को समझाने की। टोटल हमने 10 क्वेश्चंस करे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, कुछ क्वेश्चंस कम पड़ गए थे, और कुछ प्रिंटिंग एरर की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आई थी। तो इससे लिए मैंने आज ये सेशन किया, जिससे कि मैं आपको एक क्लास और दे सकूं और आपकी प्रैक्टिस को बढ़ा सकूं। तो आज की क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिलिप्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का पहले हम एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको घर से करना है, और इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास के वीडियो में। आप मुझे इसका आंसर जरूर दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर जरूर दें।
जिससे कि आपको पता चले आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रखी है। क्वेश्चन है हमारा, इजराइल हैज बीन इंडियाज ओनली डैश फ्रेंड, दे डैश अस एवरी सिंगल टाइम फ्रॉम द 1971 वॉर टू द कारगिल। चार पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, करने की कोशिश जरूर करनी है और उत्तर करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपको इसका आंसर करना है। तो चलिए हम इस वीडियो का जो सोल्यूशन है वो जाने, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो जानेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी क्लास 7 होगी। तो हम उस क्लास में स्टार्टिंग में इसके जो सोल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कोशिश करी आपको सारी चीजें समझाने की, लेकिन हम हर बार क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वो है मॉक टेस्ट। देखिए, अगर हम मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो हमारा एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चूंकि हमने अगर युद्ध के पहले युद्ध का अभ्यास नहीं किया है, तो हम जब हमारी असली लड़ाई होगी उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप जेसी एकेडमी के मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो कि 199 में आते हैं आपके 6 मंथ्स के लिए, वाइल 365 में आ जाएंगे आपके 1 ईयर के लिए। 2-3 लोग मिलके ले लें टेस्ट सीरीज को। मैं तो कहूंगा आप 3 से 4 लोग हैं तो भी ले सकते हैं। मैं अपनी आपको पर्सनल सलाह दूं तो आप अकेले नहीं लें, 2 से 3 लोग मिलके लें। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आप, ये टेस्ट सीरीज आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो आप 2-3 लोग लेके इस टेस्ट सीरीज को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करें। एक मॉक टेस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, और इंग्लिश का जो सेक्शनल है, सेक्शनल टेस्ट का भी मैं एक जो टेस्ट है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। आप जाइए और ये सारी चीजों को टेस्ट करें, दें और टेस्ट सीरीज को खरीदें। इसके अलावा जैसे मैंने आईबीपीएस एसओ का आपको अभी कोर्स बताया, हमारा वीडियो का कलेक्शन है, क्रैश बैच है आपके लिए, जो आपका आईबीपीएस अपकमिंग एग्जाम के लिए जो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है, उस सारे लिंक्स को भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। तो आप जाकर के विजिट करें और जाने सारी चीजें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।